Hello everyone, this is Hitesh Jain sir. So today we are going to discuss the DPP number 7 of Center of Mass. तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया डीपीपी है, देखते हैं कि क्या कहानी है इस डीपीपी की। सो बच्चों, प्रतीक जैन सर को आप सब जानते ही हैं, है ना। लेकिन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर की संख्या ऐसे बढ़ जानी चाहिए। और इंस्टाग्राम में फॉलो करो, टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया हुआ है, दोनों को में जुड़ जाओ बेसिकली। ठीक है, चलो 7 नंबर का डीपीपी है, पढ़ते हैं एक एक करके। हमारे पास एक बॉम्ब था 3 kg का। क्वेश्चन बोल रहा है, फटाफट से देखते हैं। 3 kg का बॉम्ब था, 3 इक्वल पार्ट में बढ़ता है, फटता है और 3 इक्वल भागों में बढ़ता है। तो 3 इक्वल भागों में बांट देते हैं। सपोज एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा। ये ए पार्ट है, सपोज ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। ए पार्ट जो है, तीनों एक एक kg का होगा ऑब्वियसली। ए पार्ट 40 मीटर पर सेकंड से भागता है। ठीक है, मैंने ऐसे मान लिया कि ए पार्ट फटने के बाद ना, फटने के पहले तो रेस्ट पे थे सबके सब, फटने के बाद ए पार्ट चलता है 40 मीटर पर सेकंड और बी पार्ट चलता है, मान लिया मैंने ऐसे ऊपर चलता है, ऐसे मान लिया। बी पार्ट उसे 90 डिग्री में चलता है। बी पार्ट ऐसे चलेगा तो फिर 30 मीटर पर सेकंड से, ऐसा उन्होंने बताया। तो आपको बताना है कि जो सी वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट वो भी 1 kg का ही है, उसका डायरेक्शन क्या होगा ए से। तो अब देखो, मैं इसको बड़े आसान तरीके से बताऊंगा, कुछ लाइनों में सवाल हो जाएगा। देखो, अगर इसका वजन 1 kg है तो मैं इसका मोमेंटम बोल सकता हूँ 30, क्योंकि m इंटू वी होता है। इस तरफ 30 है एक पार्ट का मोमेंटम, एक पार्ट का मोमेंटम इस तरफ है 40। ठीक है, तो इनका मिला के जो नेट मोमेंटम होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। मतलब सिस्टम तो शुरू में रेस्ट पे था, तो इनका मोमेंटम इनिशियली जीरो था, तो फाइनली भी कितना होना चाहिए, जीरो। तो अच्छा, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, सिर्फ मैंने अभी तक सिर्फ इन दोनों का मोमेंटम का रिजल्टेंट निकाला है। इन दोनों का जो मोमेंटम का रिजल्टेंट है वो कितना है, 50 है। 50, 30 और 40 का 50 आता है, हमको पता है 50 है। तो हमारा जो सी वाला जो है, मतलब सी वाला जो पार्ट है, उसका मोमेंटम भी 50 ही होना चाहिए और पीछे होना चाहिए, जस्ट इसके अपोजिट। तो क्या होगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। जैसे इन दोनों का जो रिजल्टेंट अगर ऐसे 50 आया तो उसके जस्ट पीछे अगर आएगा तभी तो नेट जीरो हो पाएगा ना। इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर अगर सी पार्ट अपना अकेले का रिजल्टेंट बना देता है, अकेले का वेलोसिटी, अकेले का मोमेंटम अगर वो 50 का बना देता है, मोमेंटम है ना सी पार्ट का, सी पार्ट का मोमेंटम है, अगर वो 50 बना देता है तो पूरा कहानी जीरो हो जाएगी। ये सब मोमेंटम के लिए प्लॉट किया है मैंने। और मुझे क्या बताना है, बेसिकली मुझे तो बताना है ये सी पार्ट और ये ए पार्ट है, ये वाला एंगल बताना है कि कितना होगा। अब अगर ये वाला एंगल बताना है तो मैं आराम से बता सकता हूँ, कॉस के टर्म में बताना है। तो सबसे पहले मैं ये वाले को थीटा एंगल मान लेता हूँ। ठीक है, इसको थीटा एंगल मान लेता हूँ। अगर इसको थीटा मानूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 40, ये देखो ये वाला 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 30 ऊपर और ये 50 है, तो बेस है 40 और हाइपोटेन्यूस है 50, तो ये जाएगा 4/5। ठीक है, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। कॉस इनवर्स 4/5 ये थीटा है, तो ये थीटा मिल गया मुझे। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो ये होगा 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा, तो 180 कॉस इनवर्स 4/5 हो जाएगा। तो 180 माइनस कॉस इनवर्स 4/5, क्योंकि टोटल तो 180 ना, इसके अपोजिट आना चाहिए, बोला है ना मैंने इसको। टोटल 180, तो 180 माइनस कॉस इनवर्स 4/5। तो बड़ा आसान सवाल था, एक लाइन में बन जाता अगर अपन फटाफट इसको सोचते तो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से बम है, एम मास का, इनिशियली रेस्ट पे था, एक्सप्लोड 2 फ्रेगमेंट में 2/3, और ऑब्वियसली एक अगर 2/3 होगा, पहले तो रुका हुआ था ऐसे, एम मास का था, एक 2/3 में और एक m/2 एक मास बना और एक m/3 बना होगा ऑब्वियसली, तभी तो टोटल m होगा। 2m/3 v वेलोसिटी से उड़ जाता है ना। विद द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग, कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा, तो सोचो अगर ये 2v/3 से उड़ा है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इस पार्ट का मोमेंटम हो जाएगा, देखो कितना, 2mv/3। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसका भी 2mv/3 मोमेंटम होगा, तभी तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा और नेट मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि शुरू में रुका था तो मोमेंटम जीरो था। यही सोच के हमको बनाना है, तो फाइनली भी हमको मोमेंटम कितना करना पड़ेगा, जीरो। तो इस तरफ जो m/3 से जा रहा है उसको 2v से जाना पड़ेगा, तभी देखो अब हमारा मोमेंटम, इसका भी मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये देखो 2mv/3 आएगा, तो इसको 2v से जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, 2v से जाना पड़ेगा। तो अगर अपन काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का बड़ा आसान हो जाता है। कैसे करना पड़ेगा आपको,
वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले आप लगाने के लिए, लेकिन अगर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, फिर एक शॉर्ट ट्रिक टाइप का बताऊंगा। तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर मतलब 4v² आ जाएगा पहले वाले का। इसको कर देंगे तो फिर हाफ इंटू 2m/3 इंटू वी² मतलब v² ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा mv² प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, मतलब काइनेटिक एनर्जी अपन देखते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी इनकी देखते हैं। अपन ने क्या देखा कि टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। क्यों, देखो रिलीज हमसे क्या बोल रहा है कि भाई अपन सबसे पहले ये समझ गए कि ये 2v से चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम ये नहीं कर रहे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी बन रही है सिस्टम की। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बनी होगी वही तो रिलीज हुई होगी बॉम्ब के एक्सप्लोजन के समय, क्योंकि पहले तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, रुकी हुई थी। तो एक्सप्लोजन से जो एनर्जी निकली उसी से तो ये चलने लगे। हाँ, और उसके बाद फिर ये आ जाएगा कितना, mv²/3। समझ आ रहा है ये कैसे हो गया। तो ये आ जाएगा 4mv²/3। ये हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी है। अब इस काइनेटिक एनर्जी से अगर हमको क्या बोल रहा है, इस काइनेटिक एनर्जी से अगर वो बम फूटता नहीं, वो बम सीधा ऊपर जाता तो कितना हट जाता है ये पूछ रहा है। तो बड़ा आसान है। तो 4mv²/3 को हम लोग अगर, है ना, mgh के बराबर कर दे तो हाइट आ जाएगा, क्योंकि ये जो भी एनर्जी वही पोटेंशियल बनाता। तो m कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू आ जाएगी v²। 3 वाली वैल्यू भी यहाँ पर दिख रही है मेरे को ना, जी सॉरी, यहाँ पर m/3 था, ये चीज़ अपन ने m/2 कर दिया। देखो यहीं से निपट गया। थोड़ा सा अपन इसको फिर से करेंगे, है ना। ये m/3 था तो ये हो जाएगा कितना, ये 2mv²/3 हो जाएगा। देखो ये इससे कट जाएगा तो 2mv²/3 और mv²/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा mv² आ जाएगा ओवरऑल, ये ओवरऑल आ जाएगा mv²। टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mv² और mv² mgh के बराबर हो जाएगा। देखो ये mv² आएगा ना टोटल। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रही थी उसी को अगर मैं सिर्फ ऊपर ले जाने में लगाता तो mm कैंसिल हो जाता और v²/g आ जाता है, h, सी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे बाद में। देखो एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, और सॉरी एक न्यूट्रॉन डिकेज इनटू अ प्रोटॉन। ऐसा होता है ना, ये अपन कब पढ़ेंगे पता है, ये अपन पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में जाता है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि प्रोटॉन का मास इतना गुना इलेक्ट्रॉन के मास से। मैं आपको बढ़िया एक तरीका बताता हूँ, एक बढ़िया सेटिंग बताता हूँ, आप समझ जाना। जैसे इससे जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी इसको और इसको मिलती है वैसे, ताकि अपनी काइनेटिक एनर्जी बना सके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो होता क्या है, लेकिन ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाते हैं ना, तो प्रोटॉन कुछ ऐसे भागता है और इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे भागता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि शुरू में तो रेस्ट में थे, तो जब वो फटेंगे तो उनका नेट मोमेंटम 0 होना चाहिए, इसलिए एक इधर भागता है तो एक इधर भागता है। तो इसका मोमेंटम अगर p है तो इसका मोमेंटम भी p होना चाहिए। पहली बात, दोनों का मोमेंटम p होना चाहिए ताकि नेट कैंसिल हो जाए, क्योंकि शुरू में 0 था। तो एक बात यहाँ पे समझ में आती है कि दोनों का मोमेंटम सेम होना चाहिए। देखो क्या होता है, जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में निकलता है तो उसमें कई सारी एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस में। तो जो एनर्जी का रिलीज हो रहा है, जो एनर्जी का वहाँ पे रिलीज मिल रहा है ना, वो एनर्जी वापस से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिलती है, जिससे वो भागने लगते हैं। लेकिन भागते समय उनका मोमेंटम सेम होना चाहिए, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर ना अब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम के फॉर्म में इस तरह से होता है, p²/2m होता है। अब देखो इन दोनों को किस तरह से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो बात किस बात पर डिपेंड करे, दोनों का मोमेंटम तो सेम है। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m मिलेगी। देखो 2 तो कांस्टेंट है, तो देखो उसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी जिसका मास कम है, और उसको कम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी जिसका मास ज्यादा है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से हम लोग बांट सकते हैं, टोटल फ्रैक्शन, अगर मान लो टोटल क्यू एनर्जी थी, क्यू एनर्जी किसको किसको मिलती, कुछ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होता और कुछ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता, ऐसा मिलता। लेकिन अब देखो जैसे ये मिल करके मिल रहा है तो कितना बटेगा वो हम लोग डायरेक्ट रेशियो प्रोपोर्शन से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं तो इस क्वेश्चन का मतलब ऐसे डायरेक्ट ही आंसर जानता हूँ। जैसे मेरे को काइनेटिक एनर्जी और प्रोटॉन निकालना है ना, तो मुझे पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी होता है तो कैसे निकालना है। देखो पहले टोटल एनर्जी कितनी वो लिख दो, टोटल एनर्जी तो क्यू की है, ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। टोटल एनर्जी कितने की, क्यू की। अगर मेरे को प्रोटॉन के लिए निकालना है तो प्रोटॉन का मास नहीं डालूंगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैं किसका मास डालूंगा, सामने वाले का। तो सामने वाले का मास कितना है, एम ई, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम ई, सामने वाले का मास है एम ई,
डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास करना पड़ेगा, मतलब एम प्लस क्या करना पड़ेगा आपको एम और एम की वैल्यू, एम की वैल्यू 1836 है, तो टोटल 1837 हो जाएगा। तो एम डिवाइड बाय 1837 एम इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्यू हो जाएगा। तो एम कट जाएगा, तो बेसिकली जो फ्रैक्शन मिला 1/1837 ही तो मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाला अपना हो जाएगा आंसर, ये वाला। अच्छा, इसी तरीके से अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देखो आप डायरेक्ट इसको सोच सकते हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो आप क्या बोलते हैं, सामने वाले का मास, सामने वाले का मास कितना होता है 1836 एम हो जाता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास आप बोलते हैं 1837 एम। क्यों, दोनों को जोड़ते तो 1837 आ जाता। तो ये वाला आ जाता। अगर काइनेटिक एनर्जी का पूछता तो हम इस रेशियो में काइनेटिक एनर्जी मिलेगा ये बोलते, ठीक है। तो मतलब आइंदे से आप लोग याद रखिए, जब भी मतलब मैं तो डायरेक्ट ऐसे बोलता हूँ, देखो अगर टोटल एनर्जी क्यू है, दो मासेस है M1 M2, मैं बोलता हूँ M1 M2 दो मासेस है। तो जैसे M1 को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट पार्टिकल को मिलेगी उसको आपको लिखना है, पहले M2 लिख देना है M1 के लिए और डिवाइड बाय M1 प्लस M2 कर देना है। तो रेशियो प्रोपोर्शन में फटाफट चीज हो जाती है इस तरीके से। नहीं तो आप इक्वेशन सॉल्व करके बना सकते हो, दोनों का मोमेंटम के हिसाब से यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल करके फिर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम रेशियो वगैरह लेकर के भी कर सकते थे, जैसे कि मैं ऐसे कर सकता था इसी क्वेश्चन को बहुत लेंदी वे में अगर करता है। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल में ऐसे लिख देता M1 इंटू क्यू डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। सामने वाले का मास ऐसे लिख दो, दो है, दो लोगों को बढ़ रहा है ना, तो इसके लिए लिखूंगा तो उसका मास ऊपर लिख दूंगा और इसके लिए लिखूंगा तो उसका मास ऊपर लिख दूंगा, तो डायरेक्ट फटाफट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से अगर मुझे डायरेक्ट लिखना रहता तो मैं डायरेक्ट लिख देता, जैसे कि मान लो मुझे किसके लिए लिखना है, मान लो प्रोटॉन के लिए लिखना है, प्रोटॉन के लिए लिखना है कि प्रोटॉन को कितनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन को मिलेगी। तो प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का मास लिखता, टोटल एनर्जी क्यू लिखता, डिवाइड बाय टोटल 1837 लिख देता है एम। तो देखो फटाक से आ गया 1/1837, इस तरीके से आ जाता। अच्छा, नहीं तो क्या करना पड़ता, नहीं तो आपको ऐसे देखना पड़ता कि देखो यहाँ से तो अपने को ये बात समझ में आ गई है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है, तो मैं ऐसे लिख देता, फिर वही बात होती, लेकिन उसको अपन प्रोसेस वाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो प्रोपोर्शन से कर दे रहे हैं, तो हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि दोनों का मोमेंटम तो सेम होता है। अब ये चीज़ मिल गया, इस रेशियो को अपन यहाँ पे रख सकते थे तो भी आ जाता ना। तो इस रेशियो को रखते तो हम लोग यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेते, हम लोग बोलते अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से उसको कॉमन निकाल लेता हूँ। तो Q इक्वल टू, मैं बोलता काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाता 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ऐसे बन जाता। अब इसकी वैल्यू अगर देखूं तो MP बाय एम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय प्रोटॉन, MP बाय एम है ना। तो ये हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 1 प्लस MP बाय एम, ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इक्वल टू Q। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अगर मैं निकालूं तो ये बड़े आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा ये बेसिकली ऐसा नीचे एम ही बच जाएगा, तो ये हो जाएगा एम ई इंटू क्यू डिवाइड बाय एम पी प्लस एम ई। आखिर वही आ गया ना, देखो आखिर वही आया कि नहीं आया। तो कहीं से भी घुमाओ, कितना भी घुमा लो चरखा, ये दुनिया गोल है, आप वहीं आगे रुकोगे। तो इसलिए शॉर्टकट यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फटाफट से अपने को सवाल बनाने आना चाहिए। तो कभी भी इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से ही उसको मोमेंटम को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, तो क्या ही बात है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मेरी बात आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। कभी भी रेस्ट से अगर कोई चीज़ फटती है ना तो उसका नेट मोमेंटम जीरो होता है। एक बॉडी है 12 किलो की, आई थिंक, है ना, ठीक है, चलो देखते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट, इस मास में है 2:1:1, इसमें बढ़ता है वो, ठीक है। और द टू the parts of equal masses move at right angle to each other with equal speed v। मतलब जैसे ये बॉडी था वो 3 पार्ट में बटा, ठीक है, मैं 3 पार्ट बना दे रहा हूँ डायरेक्ट। एक पार्ट ऐसा है, दूसरा पार्ट ऐसा है और तीसरा पार्ट ऐसा है। ये 2 और ये 1 1 वाला है, ये 1 वाला है और इसको भी थोड़ा छोटा बना देता हूँ।
ताकि दिख जाए कि छोटा है 1। ऐसे 3 पार्ट में बटा और ये लोग परपेंडिकुलरली उड़ने लगे जैसे पहले बताया था, ठीक है। ये v से उड़ा, ये भी v से उड़ा। तो अब जैसे कि मैं बोलूं, है ना, इसका मास अगर मैं m मान लूँ, इसका मास m मान लूँ, तो इसका मास 2m मानना पड़ेगा रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से ऑब्वियसली। तो अब हमको बोल रहा है थर्ड पार्ट का स्पीड कितना होगा, तो बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले मुझे पता है कि इन दोनों के बारे में मालूम है, तो इन दोनों का एक मोमेंटम mv इधर हो गया, इसका मोमेंटम mv इधर हो गया। नेट जीरो होना चाहिए क्योंकि शुरुआत में रेस्ट पे जीरो था। तो जो तीसरा वाला है उसका मोमेंटम पीछे आना चाहिए, उसका मास 2m और वेलोसिटी v डैश है। ये जो आना चाहिए ना, ये वाला जो तीसरे वाले का जितना भी वेलोसिटी आना चाहिए, या इस तरह से तीसरा वाला इस तरह से मोमेंटम बनाना चाहिए कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम है कितना है, रिजल्टेंट मोमेंटम √2mv है। शॉर्टकट से करेंगे 90 डिग्री में तो √2 टाइम्स होता है, तो इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा √2mv इक्वल टू क्या हो जाएगा 2mv डैश, m कैंसिल हो जाएगा, v डैश की वैल्यू हो जाएगी v/√2। देखते ही समझ में आ गया था ये प्रॉब्लम एकदम कि v/√2 होगा करके, ठीक है। तो समझ में आ गया एकदम। फिर से बता देता हूँ, ये वाला जो होगा और ये वाला जो होगा, इनका जो रिजल्टेंट मोमेंटम होना चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इस पार्टिकल का मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि नेट बाद में भी जीरो होना चाहिए। इनिशियली फटने से पहले जीरो था ना, तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। तो ये दोनों अगर इन दोनों का दो लोगों का दिया रहता है तो उन दोनों का रिजल्टेंट निकाला करो, उसके अपोजिट इसका मोमेंटम कर दिया करो, तो ये जल्दी हो जाता है। नहीं तो बहुत कहानी होती है। देखो सर ने भी वैसा ही किया यहाँ पे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन आपको जरूर दिख रहा होगा। 2 पार्ट में बढ़ता है, कोई भी चीज़ फटा और 2 पार्ट में बटा है। एक पार्ट इधर गया मान लो, एक पार्ट इधर गया। ऑब्वियसली ये MA वाला VA से इधर जाएगा और MB वाला VB से इधर जाएगा। बशर्ते ऐसा होना चाहिए कि MA VA बराबर क्या होना चाहिए, MB VB, ताकि नेट मोमेंटम फिर से जीरो हो जाए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ठीक है। अब अपने को क्या बताना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो एक की वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगी तो दूसरे की नेगेटिव होगी। हमको ये नहीं पता कि कौन पॉजिटिव में जा रहा है कौन नेगेटिव में जा रहा है, इसके बारे में अपने को कोई भी ज्ञान नहीं दिया है। तो एक की नेगेटिव होगी तो दूसरी की पॉजिटिव होगी, एक की पॉजिटिव होगी तो दूसरे की नेगेटिव होगी, ये अपने को पता है। तो देखो यहाँ पर xt ग्राफ का जो स्लोप होता है वेलोसिटी बता रहा है, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है। तो ये सब पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अगर दोनों का मास सेम होता तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम होती। देखो अगर m/2 में बढ़ता तो ये भी b से जाता, ये भी b से जाता, क्या पता, है ना। और एक का अगर मास डबल होता, जिसका मास डबल होता उसकी वेलोसिटी कम होती, ये मास डबल है उसकी वेलोसिटी कम, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। तो ये तीनों ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो पॉसिबल कौन कौन से हो सकते हैं, तो 2 सेकेंड नंबर का, 4th नंबर का और 5th नंबर का पॉसिबल हो सकता है। ये सब पॉसिबल क्यों नहीं है, इसमें बोल रहा है एक ही उड़ रहा है, एक ही उड़ेगा तो मोमेंटम जीरो नहीं हो सकता। ये बोल रहा है एक ही डायरेक्शन में उड़ रहा है तो भी मोमेंटम जीरो नहीं हो सकता। ये बोल रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में उड़ रहा है तो भी मोमेंटम जीरो नहीं हो सकता। इसलिए सब केस पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फिर से वही वाली बात आ गई ना, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फटता है और 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक m1 वो v1 से चलता है, एक m2 वो v2 से चलता है। अब हो रहा है दोनों का मोमेंटम तो सेम होना चाहिए, है ना, अपने को पता है, क्योंकि ये मोमेंटम और ये मोमेंटम जीरो होगा। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m होता है। तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो जाता है, हमको पता है। तो वही चीज़ तो मैं यहाँ पे बता रहा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल या फर्स्ट पार्टिकल जो E1 लिखा है, E1 लिखा है इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल E1/E2 अगर मुझे निकालना है तो वो m2/m1 हो जाएगा। उल्टा हो जाता है बेसिकली, m2/m1 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट था मतलब ये सवाल, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी, है ना। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ये चीज़। एक बॉल में 12 किलो का जो 1:3 में बढ़ता है, एक मतलब x और 3x में बढ़ रहा है मान लेते हैं। एक का मास 1:3 में बढ़ रहा है तो एक x मास और एक 3x मास है, इक्वल टू 12। तो 4x इक्वल टू 12 मतलब x इक्वल टू 3, मतलब ये 3 kg का और एक 9 kg का, एक 3 kg का बना और एक 9 kg का बना, ऐसे। तो ठीक है, जो जो बटे हुआ इस तरह से बटे, एक 3 kg में बचा, एक 9 kg में बटा। तो अब क्या बोल रहा है कि जो छोटा वाला फ्रेगमेंट है उसकी काइनेटिक एनर्जी 216 है। तो हम लोग छोटे वाले की सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पता है अपने को 216 है। तो और अपने को क्या बताना है, मोमेंटम ऑफ हेवियर। अब देखो दोनों का मोमेंटम तो सेम होगा क्योंकि फट के बटा है ना। तो एक 9 kg का और एक 3 kg का फट के बटा है, तो इसका जितना मोमेंटम आएगा इसका भी उतना ही मोमेंटम आएगा। अच्छा मोमेंट, अब देखो p²/2m इक्वल टू के ही होता है, दोनों का मोमेंटम सेम है तो यहाँ से के ही दिया अपने को छोटे वाले का, तो यहाँ से मोमेंटम बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। तो मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × m, कितना है छोटे वाले का 3, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है 216,
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 हो जाएगा, 6 इंटू 216 हो जाएगा, और इसका रूट आ जाएगा p, इसका रूट आ जाएगा। अब इसका रूट कितना होता होगा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन शायद 36 लग रहा है मेरे को कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देख लेना, रूट 36 ही होगा, है ना। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन बोल रहा है अ शेल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v सडनली ब्रेक्स इनटू टू पीस। एक शेल है जो v वेलोसिटी से चल रहा है। अब देखो v से चल रहा ही है, अब इसके पास कुछ मोमेंटम है, इनिशियली कुछ मोमेंटम है, तो फाइनली भी mv ही मोमेंटम होगा। इनिशियली mv है तो फाइनली भी mv ही होगा। दो पीस में टूट जाता है ना, और द पार्ट हैविंग मास m/3 रिमेन्स स्टेशनरी। दो पीस में टूटता है, मतलब एक तो 2m/3 में टूटेगा और एक m/3 में टूटेगा, ऐसे टूटेगा ना, तभी तो टोटल m मास होगा। अच्छा, ये रेस्ट पे आ जाता है टूटते ही, तो इसकी कितनी स्पीड होगी ये बताना है अपने, राइट, वही बताना है। तो देखो इसके लिए तो मोमेंटम अपना जीरो बना लिया, लेकिन इसको इतना मोमेंटम बनाना पड़ेगा कि शुरू वाले मोमेंटम के बराबर हो जाए। तो शुरू में मोमेंटम mv था, तो इसका 2m/3 इंटू वी डैश, ये भी इतना ही मोमेंट, इसको वी डैश को इतना होना पड़ेगा कि शुरू के बराबर मोमेंटम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई साहब तो रेस्ट में चलेगा, तो m कैंसिल हो जाएगा, तो वी डैश की वैल्यू हो जाएगी 3v/2। तो यहाँ पर अपना ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे भागते हैं, मतलब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला एक शेल है ना, शेल ऐसे पैराबोला पाथ करता है, अगर हम लोग इसको फेंक दें तो, लेकिन ये क्या करता है, कहीं पर तो फट जाता है, समवेयर, मान लो चलो यहाँ पर फट गया, कहीं पर फट जाता है। तो आपको पता है ना, ये शेल कुछ ऐसे फटता है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है, क्योंकि देखो जो नेट जी जो लगता है ना, वो सेंटर ऑफ मास पे लगता है। देखो कभी भी नेट फोर्स जो होता है वो m इंटू ए जो लिख रहा था वो ए ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। तो अगर ये जितना भी जी लग रहा है, जैसे यहाँ पर बम एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने कभी देखा होगा, तो अगर यहाँ पर बम यहाँ पर आकर के फट गया, तो बम का ऐसे ऐसे फटेगा, दो भागों में फटेगा, तो चार भागों में फटेगा तो ऐसे ऐसे फटेगा, छह भागों में फटेगा तो ऐसे ऐसे फटेगा। कुछ इस तरह से बम फट के गिरता है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास जैसे शुरू में मोशन करना चाहता था उसी तरह से मूव करे, क्योंकि अगर ये इस तरह से अपने आप को कर लिए, अरेंज कर लिए, तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। इसी तरह से आप देखते हो जब रॉकेट आसमान में जाता है, जब वो फट के गिरता है, तो एकदम ऐसे सेम टू सेम ऐसे बराबर बराबर पाथ में चल करके आता है, क्योंकि अगर रॉकेट नहीं फटता तो ऊपर सीधा जाता और वापस नीचे आता, तो उसका सेंटर ऑफ मास को बराबर उसी लाइन में बनाने के लिए वो लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर के ऊपर नीचे आते जाते हैं। तो उसी तरीके से होता है क्या है, ये बम जब भी फटने वाले सवाल हो, याद रखिएगा, बम फटने वाले सवाल में बम कुछ इस तरह से अपने आप को रीअरेंज करता है कि उसका सेंटर ऑफ मास उसी पाथ को फॉलो करे। जैसे दो फ्रेगमेंट में बढ़ता है, एक ऊपर जाता तो एक अपने आप नीचे आ जाता, ताकि ये यही का यही रहे सेंटर ऑफ मास। कुछ ऐसा होता, 101% ऐसा ही होता, ठीक है। तो अगर बीच में फट भी जाए तो सेंटर ऑफ मास जो है वो पैराबोलिक पाथ करेगा ही करेगा। तो सेम पैराबोलिक पाथ हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अब वही फटने वाला सवाल है। हम लोग को बोल रहा है प्रोजेक्टाइल है ऑफ मास 3m का मास है, एक्सप्लोड हाईएस्ट पाथ में एक्सप्लोड हो जाता है। लो भाई, यहाँ पर एक्सप्लोड हो गया, यहाँ पर एक्सप्लोड हो गया, 3m का था तो पता है मुझे में ही एक्सप्लोड करवाएगा, तो 3 भागों में पड़ जाएगा। एक अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है, 3 पार्ट में से एक पार्ट अपने पाथ रिट्रेस कर लेता है, मतलब यहाँ आके गिर गया, m/3 यहाँ पर के गिर गया, ठीक है। अच्छा, और सेकंड पार्ट कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट पे आ जाता है, मतलब ये यहाँ आके गिर जाएगा, ये m/3 फाइनली बात करें ना। और एक जो लास्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला हो गया, ये वाला पार्ट तो कहीं आगे जा करके गिरता, मालूम, कहीं यहाँ पर गिरेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कभी भी फट जाए अगर बम बीच में, तो क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ मास जहां पर फाइनली, देखो फाइनली यहाँ पर जाकर के गिरना चाहिए था उसको, उसके मतलब बॉडी को, तो उसका सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं पर ही इसी पाथ को फॉलो करेगा, बीच में फट गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब सेंटर ऑफ मास से अगर मैं आपको पता है मास मूवमेंट ले तो नेट आंसर 0 आता है, ठीक है। तो मैं अभी मुझे ये वाला डिस्टेंस बताना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो बड़े आसानी से बता दूंगा। और इन्होंने बताया कि रेंज जो है 100 मीटर का है, रेंज 100 मीटर का है। तो देखो कैसे लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास से क्या लिखते हैं पता है, इस तरफ लिखेंगे m1r1 इक्वल टू m2r2 लिखूंगा, इस तरफ वाले को एक तरफ लिख दूंगा और इस तरफ वाले को एक तरफ लिख दूंगा। तो देखो इसका मास है सबको m/3 इंटू ये है 100 में, प्लस m/3 इंटू ये है 50 में, इसका ये 50,
ठीक है। और ये वाला जो m/3 है, सपोज वो यहाँ से x दूरी पे है, तो मैं लिख दूंगा m/3 इंटू एक्स। देखो ये मतलब बहुत आसान हो जाता है। मतलब ये मैंने कैसे किया, आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी भी देखो ये वाला आपको पढ़ा हुआ सेंटर ऑफ मास में कि अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके अगर आप मास मूवमेंट निकालते हो तो आंसर तो जीरो ही आना है ना। m1 x1 प्लस m2 x2 करोगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो तो x COM तो जीरो ही आएगा। तो x COM जीरो आएगा तो m1 x1 प्लस m2 x2 का सम जीरो आएगा। जीरो आएगा तो मैं एक डायरेक्शन वाले को एक साइड रख देता हूँ और दूसरे डायरेक्शन वाले को दूसरे साइड रख देता हूँ। तो ये m/3 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली 150 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 150 आ गई, x की वैल्यू 150 आ गई तो 150 और 100 कितना हो जाएगा, 250। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको इस चीज़ को फॉलो करते जाना है। अब इसमें क्या बोल रहा है, वही फटने वटने वाली बात बोल रहा है, 2 फ्रेगमेंट में फट गया, ये दुनियादारी बहुत सारी बात किया। लेकिन हमको बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास का रेंज कितना होगा। जो पहले होता था वही होगा, v² sin 2θ/g। वो तो चेंज ही नहीं होगा ना सेंटर ऑफ मास का रेंज। सेंटर ऑफ मास तो अपना पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करता है और वैसे ही गिरता है जैसे गिरना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है अपना, है ना, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है और ये है, तीनों आइडेंटिकल है, सबका मास m है ना, ऐसा शायद बोल रहा है। लेट्स सी क्या है। 2 ब्लॉक A एंड B ईच ऑफ मास m। ये मास m है, ये मास m है, कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L एंड कांस्टेंट K। इसका कांस्टेंट K है ना। द ब्लॉक्स आर इनिशियली रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ब्लॉक जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखे हुए हैं with the spring at its natural length as shown in figure। a third block identical block C, मतलब ये भी m मास का है ना, आइडेंटिकल ब्लॉक C है ऑफ मास m, moves on the floor with velocity v। ये v वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, along the line joining A and B and collide elastically with A के साथ इलास्टिकली कोलाइड होता है। देन अब ध्यान से समझते हैं, है ना। अब इसमें से अपने को ऑप्शन चूज करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है, समझ लो मतलब ये। तो अपने को पता है भाई, शुरू में स्प्रिंग तो नॉन इंपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसको ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में सेम मास में वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है और ये भाई साहब रुक जाएंगे। फाइनली ये होगा। अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये m है, ये v के साथ चल रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ AB सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो, सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी बोल रहा है। नहीं, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो थोड़ी ना होती है। जब मैक्सिमम कंप्रेशन में सब लोग ऐसे चलते रहते हैं ना साथ में, अभी क्या होता है कि ए वाले की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है, बी वाले की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है, एक समय पे दोनों की स्पीड सेम हो जाती है और उस सेम स्पीड में कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बी की स्पीड बढ़ेगी तो फिर से वो उसको इलोंगेट करेगा, तो ये तो गलत बात है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ AB सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इज दिस मच। ठीक है, तो देखो वो निकालने का एक बढ़िया तरीका है, रिड्यूस मास निकाल लो। मतलब रिड्यूस मास की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो तो उससे फटाक से बन जाता है। तो हाफ इंटू म्यू इंटू ऐसा हो जाता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ कभी चेंज नहीं होती। देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, m² डिवाइडेड बाई 2m हो जाएगा। अगर मैं m1 m2, ये इसका फॉर्मूला होता है ना, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा v², क्योंकि v2 तो जीरो है, तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये mv²/4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 3mv²/4 दिया हुआ है, तो ये तो गलत बात है। अच्छा, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होता है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन के समय क्या होता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो सेंटर ऑफ मास होता है वही स्प्रिंग की एनर्जी में बदल जाता है। तो ये जो mv²/4 है ना, वो हाफ kx² के बराबर हो जाता है। ये एक शॉर्टकट होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट। और तो 2k नीचे आ जाएगा, k नीचे आ जाएगा, तो जो हो जाएगा m/2k इंटू वी आ जाएगा, √m/2k इंटू वी। तो अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग ये कर सकते हैं। देखो मैं आपको फिर से एक बार इस बात को समझा देता हूँ। जब भी इस तरह का मैक्सिमम कंप्रेशन वाला आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा लेना चाहिए। ये क्या बताता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ, मतलब ना सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। रिड्यूस मास सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हो, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालते हो। क्यों, अब होता है क्या पता है, जब मैक्सिमम कंप्रेशन आता है तो दोनों ब्लॉक सेंटर ऑफ मास की स्पीड से चलने लगते हैं, तो उस समय जो काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाता है।
तो होता क्या है, जो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी रहती है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो पूरी की पूरी किस में बदल जाती है, वो पूरी की पूरी बदल जाती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। इसलिए हम फटाक से ना ये निकाल करके इससे इक्वेट करके मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल लेते हैं, तो बहुत समय हमारा बचा देता है। तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं और ये बड़ा आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, इस प्रॉब्लम में भी वैसा ही कुछ है। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि ये इससे टकराएगा, इसका मास m है और इसका मास 2m है शायद, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये इससे टकराएगा तो भाई इसको अपनी स्पीड दे देगा, इलास्टिकली टकराएगा और ये जीरो हो जाएगा इसकी स्पीड। अब अपने को कुछ नहीं बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दो, तो VCM का फॉर्मूला लिखा दो बस, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो आ गया v/3। देखो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में आ गया। ठीक है, अच्छा अब सर आपने तो तुरंत ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज ही नहीं होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन तक जाते हैं और फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। उससे कोई मतलब नहीं, बाद में निकालोगे तो भी यही आएगा और पहले निकालोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि इससे टक्कर होने के बाद जो इसकी स्पीड मिल गई एक और बी को कुछ वेलोसिटी मिली नहीं है, तो अब सेंटर ऑफ मास की स्पीड चेंज नहीं हो सकती क्योंकि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स तो जीरो है। तो इसलिए डायरेक्ट निकाल दो, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोलता है कि भाई पहले तो मतलब ये बेसिकली इनका नेचुरल लेंथ कुछ एक्स एल रहा होगा, एल के बदले मैंने इसको कंप्रेस करके ऐसे रख दिया, ऐसे कंप्रेस करके। अब इसको अगर हम लोग थ्रेड को कट कर दे, थ्रेड को अगर हम कट कर देते हैं ऐसे कैंची बना के कट कर दिया थ्रेड को, तो थ्रेड को कट कर दूंगा तो क्या होगा, दोनों भागेंगे, लेकिन भागेंगे तो ऐसा भागेंगे कि इनका मोमेंटम सेम होगा। तो अगर ये v स्पीड से भागेगा तो इसको 2v से भागना पड़ेगा, ये बात अपने को चमकना चाहिए। अगर ये v से भागेगा तो इसको 2v से भागना चाहिए, तभी तो मोमेंटम बराबर हो पाएगा, 2mv के बराबर। ठीक है, तो अपने को ये बात तो समझ में आ गई। अब अपने को क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ब्लॉक व्हेन अटेंड्स द नॉर्मल लेंथ। जब वो नेचुरल लेंथ अटेंड कर लेंगे, नेचुरल लेंथ अटेंड कर लेंगे मतलब अभी ऐसे छोड़ा है, फिर कुछ समय बाद स्प्रिंग फैलेगी और ये अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएंगे। तो नेचुरल लेंथ में आ जाएंगे तो अपने को क्या बताना है कि इनकी फाइनल स्पीड कितनी होगी। स्पीड चेंज होगी भाई, लेकिन स्पीड कुछ ऐसी होगी, स्पीड कुछ ऐसी होगी कि अगर सपोज ये वाला v डैश है तो इसको 2v डैश होना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका मोमेंटम सेम है ना, इनका मोमेंटम सेम है, तो इनको इनकी स्पीड को इसी रेशियो में बंटना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे जा भी रहा है तो नेट सिस्टम पे नेट फोर्स तो जीरो है, तो मोमेंटम हमेशा जीरो होना चाहिए, हमेशा जीरो होना चाहिए। तो इस तरीके से ही बनेगा। तो जब वो अपने एल लेंथ पे भी पहुंच जाएगा तो भी ऐसा ही होगा। तो अब होता क्या है कि जो भी इनकी पोटेंशियल एनर्जी थी, इनकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में मिल जाएगा। मतलब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग की, वो दोनों को काइनेटिक एनर्जी में मिलेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ m मास और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m मास में बटेगी, ये जो भी बटेगी यही तो होगा जो भी सिस्टम की। अब देखो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, अगर काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होता है, मैंने बताया था। मोमेंटम सेम है और काइनेटिक एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, तो इसने एनर्जी को मुझे बांटना है, इतने एनर्जी को मुझे बांटना है। तो m मास के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल एनर्जी, तो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर लिख दूंगा डिवाइडेड बाय इन, ये टोटल एनर्जी हो गया, इनटू सामने वाले का मास। अगर मुझे m के लिए लिखना है तो 2m लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय टोटल मास मुझे लिखना पड़ेगा 3m। तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई और वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ m को और ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इंटू एम इंटू, देखो एक लिख रहा हूं मैं, बाकी फिर आप लोग खुद कर लेना, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर कर देते हैं या वी डैश स्क्वायर कर देते हैं, या फर्स्ट वाले का तो v1 लिख देते हैं ना फर्स्ट वाले का। ठीक है, मैं बस समझा रहा था कि यहाँ पे नेट मोमेंटम तो जीरो होगा सिस्टम का, ताकि तो इसका और इसका बराबर होगा ना, इसका बराबर होगा और ऐसा होगा तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो जाता है। तो यहाँ से ये वाला m और ये वाला m का गेम हो जाता है, और यहाँ से अगर मुझे v1 चाहिए तो ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कट जाएगा, तो v1 आ जाएगा अंडर रूट के बाय थ्री एम इंटू एक्स नॉट, अंडर रूट के बाय 3m इंटू एक्स नॉट। तो ये m वाले मास की वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, m वाले मास की वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, देखो एक ही दिख रहा है ऐसा तो। और दूसरे वाले की जो वेलोसिटी होगी वो उसकी आधी होनी चाहिए। तो कुछ गड़बड़ किया शायद अपन ने,
नहीं 2 टाइम्स है, ये 2 भूल गए अपन, ये 2 भूल गए, ये 2 भूल गए ना, 2 को तो रूट में होना चाहिए। मेरे ख्याल से ए ऑप्शन सही होगा। V1 जो होगा, अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 4/6, ऐसा आ जाएगा। तो 4/6 मतलब 2 कॉमन निकल जाएगा, तो इसके लिए इतना हो जाएगा और उसके लिए उसका जस्ट आधा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी तुम लोग कर सकते हो, वही कहानी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर वैसे ही कुछ प्रॉब्लम है, ये V से चल रहा है, ये भी V से चल रहा है, टकराएगा। इससे टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। और टकराया कैसे, इलास्टिकली टकराया, मतलब E की वैल्यू 1 है, तो मैं क्या निकाल लेता हूँ। अभी तो देखो इनमें कोई भी, इनके बीच कोई भी मतलब ऐसे कंप्रेशन नहीं होगा, ये दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं सेम स्पीड से। अब टक्कर करते हैं, यहाँ जाके टक्कर करेंगे तो क्या होगा भाई, हम लोग E की वैल्यू 1 है, तो मैं V1 की स्पीड निकाल लेता हूँ, V1 आफ्टर द कोलिजन। तो V1 हो जाएगा 2m माइनस एम इंटू वी डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस 0 हो जाता है, क्योंकि बाद वाले की स्पीड तो 0, तो u2 वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये v/3 आ जाएगा ना, ये ओवरऑल v/3 आ जाएगा। तो v1 की वैल्यू v/3 आ गई। तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, अपना सिस्टम कुछ ऐसा हो गया कि ये भाई साहब जो है ऐसे, ये m मास वाले v से चल रहे हैं, और ये वाले जो है 2m मास वाले वो चल रहे हैं v/3 से। अब इसको ऐसे करना है, अब अपने को मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम कंप्रेशन का फॉर्मूला, देखो ऐसे कर दो, हाफ के एक्स नॉट का जो स्क्वायर है उसको हाफ इंटू m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2, तो v माइनस v/3 का होल स्क्वायर बताया था, है ना, इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ये करना होता है अपना, है ना। बस तो ये अपना क्या हो जाता है, ये रिड्यूस मास की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इससे अपना काम हो जाता है। तो हाफ हाफ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नहीं, बस ये 2 तो रहेगा ही, ये 2 तो रहेगा ही। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, देखो के एक्स नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2m/3 बचा, ये तो पहली बात 2m/3 बचा। अच्छा, और v माइनस v/3 मतलब 2v/3, 2v/3 का स्क्वायर मतलब 4v² बाय 9, 4v² बाय 9 ये बच जाएगा। तो अब यहाँ से अपने को v की सॉरी x नॉट की वैल्यू निकालनी है कि कितना कंप्रेशन होगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली 4 दूनी 8, 9 या 27 के, तो ये वाला दिख रहा है मेरे को। तो डी होना चाहिए यहाँ पर। देखो कितने आसानी से हम लोगों ने कर लिया प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फॉलो कीजिए और फिर मिलेंगे। चलिए बाय बाय, जय राम जी की।